नमस्कार साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्य प्रदेश जो सामान्य ज्ञान सीरीज चल रही है, जो जनरल स्टडी एमपी का चल रहा है, उसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा एमपी के टूरिस्ट प्लेस चल रहा है और टूरिस्ट प्लेस काफी डेप्थ में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि पीएससी मेंस के हिसाब से भी आपकी चीजें क्लियर अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट लेक्चर हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने कहां पर छोड़ा था? लास्ट लेक्चर में हम छोड़े हैं मांडू पर। ठीक है, मांडू के बारे में हमने काफी कुछ स्टडी किया था, लेकिन हमने कंप्लीट चीजों को मांडू के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? आप बोलेंगे आप तो बता चुके हो कि मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा है। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो ठीक है, हो गया, लेकिन मैं पीएससी मेंस के हिसाब से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वो क्वेश्चन को कौन सा पूछा गया था? वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मांडू के महलों का वर्णन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन आया था? मांडू के महलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 मार्क्स में आया है। इज दैट क्लियर? मांडू के महलों का वर्णन कीजिए, 100 वर्ड्स में लिखने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ ले तो हमें उसको एलेबरेट कर करना आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं हम यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मांडू के अंतर्गत जो जो प्लेस थे और जो मांडू के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको समझा दी थी। उस बेसिक इंफॉर्मेशन को 2 मिनट में मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं, फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या थी? मांडू कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? सबसे पहले धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है मांडू? धार डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा रीजन है? मालवा रीजन। ठीक है, मालवांचल में आता है मांडू। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें बताई थी कि जहां पर जो विजिटिंग प्लेस है, मेन जो स्थान है वो कौन से है? होशंग शाह का मकबरा है। ठीक है, और ध्यान रहे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मांडू शामिल नहीं है। मैं आपको काफी कुछ चीजें पिछले लेक्चर में बताई थी। मांडू की इमली बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, और मांडू बहुत, हालांकि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें आप मांडू के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पर हिस्ट्री की जो मेन कनेक्टेड चीजें हैं वो आपको बता दूंगा। बाकी चीजें आप हिस्ट्री के दौरान ही उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती उसको उस साइड बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। देखिए होशंग शाह का मकबरा यहां पर स्थित है। ठीक, बाज बहादुर शाह महल यहां पर है, बता चुका हूं। रानी रूपमती पवेलियन यहां पर है, रानी रूपमती। ठीक, और जो एक बहुत फेमस मस्जिद यहां पर है वो कौन सी मस्जिद है? जामी मस्जिद यहां पर है। ठीक, और सबसे फेमस यहां जहाज महल वो यहां पर है। तो ऐसी कई सारी चीजें जो है, अशरफी महल ये यहां पर है, और दरवाजे मैंने आपको बताया था, दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा वगैरह ये यहां पर है, लेकिन मेन हम इनके बारे में देखेंगे। ठीक, अब आप देखिए जब भी मेंस के हिसाब से बात हो, अगर वो आपसे पूछे कि मांडू के महलों के बारे में वर्णन कीजिए, तो हमें किन किन के बारे में विशेष तौर पर वर्णन करना है? तो सबसे वही होशंग शाह का मकबरा, बाज बहादुर शाह, रानी रूपमती पवेलियन, जामी मस्जिद, जहाज महल, अशरफी महल, और एक और बहुत महत्वपूर्ण है हिंडोला महल। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन के बारे में लिख देंगे। इनके बारे में हमें 2-3 लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? और कभी कभार 3 नंबर में अगर वो उठाकर पूछ ले तो भी हम कम से कम इनके बारे में लिख सके, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? होशंग शाह के मकबरे की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं साथियों जो जनरली किसी बुक में आपको यहां से नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो बुक्स हैं, बुक्स में दिया हुआ है सीधे सीधे कि मांडू और मांडू का वर्णन और मांडू के बारे में सिर्फ क्या दिया है, वहां पर जो महल वगैरह स्थित है वो दिया है। लेकिन जनरली किताबों में मांडू के महलों का वर्णन आपको कम ही देखने के लिए मिलता है। वहां पर महलों का वर्णन बहुत ज्यादा कम दिया हुआ है, इसलिए मेंस के हिसाब से उसे पूरा एलिब्रेट कर दे रहा हूं। आपको महलों के बारे में वर्णन यहां पर पर्टिकुलर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा, सबसे पहली बात तो होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू में। ठीक है, होशंग शाह, ठीक है, टॉम्ब कहां पर है? मांडू में। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, होशंग शाह टॉम्ब के बारे में। इज दैट क्लियर? सबसे पहली बात, मैं अगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि भारत की लगभग, ठीक है, पहली संगमरमर की इमारत इसको माना गया है। किसकी? संगमरमर की। ठीक है, पहली इमारत माना गया है किसको? होशंग शाह का मकबरे को। अब देखिए मध्य प्रदेश पढ़ते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है कि है फैक्चुअल चीजें ही,
थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लियरिटी रहेगी तो फैक्चुअल चीजें अपने आप क्लियर रहेंगी। अब देखिए कई बार क्या होता है, वो यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, साथ में मेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अगर आप मिलाकर लिख देंगे तो मेंस के हिसाब से भी आपको मध्य प्रदेश के आंसर राइटिंग मिल जाए, मतलब मध्य प्रदेश पर जो है आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या जो है वो दो सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन में आती है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि आपके लेक्चर्स बहुत लेट हो रहा है, सारी चीजें हैं। अभी मैं क्या थोड़ा सा बुक पर काम चल रहा है, मध्य प्रदेश की किताब जो है उस पर हम लोग का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश पर एक हम स्पेशली पर्टिकुलर पीएससी मेंस को लेकर एक जो है बुक बना रहे हैं और पूरा नोट्स जो है वो भी तैयार कर रहे हैं उस पर, ताकि बच्चों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। एंड साइंस एंड टेक उस पर भी हमारा जोरों से काम चल रहा है, जो स्पेशली 2020 का जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर अच्छे तरीके से काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसी में लगा हुआ हूं, इसलिए लेक्चर्स मेरे थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो देखिए, तो भारत की लगभग पहली संगमरमर की इमारत हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया, शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो ताजमहल बनवाने से पहले, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाने से पहले उसके जो कारीगर थे उन कारीगरों को इस महल का जो है कहीं ना कहीं मुआयना करने के लिए भेजा था, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा था, ठीक है, उसके जो वास्तुकार थे, ठीक है, उन वास्तुकारों को यहां भेजा था, यहां भेजा था। इज दैट क्लियर? ये दोनों लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। होशंगशाह नाम से स्पष्ट है। इज दैट क्लियर? होशंगशाह मतलब किसके टाइम पीरियड में बना होगा? ऑब्वियसली होशंगशाह के टाइम पीरियड में ही बना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में यहां पर बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग के हिसाब से चीजें बता रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को मैं इंग्लिश में भी यहां पर चीजें बता दे रहा हूं। देखिए, ठीक है, द टॉम्ब इज, ठीक है, अ मार्बल is a marble construction, is a marble construction in honor of होशंग शाह, ठीक, होशंग शाह who holds a significant ठीक है significant position in the history of Malwa. Is that clear? Very important line. फिर से the tomb is a marble construction. पहली लाइन तो यही है जो हिंदी मैंने बोली थी, the tomb is a marble construction, ठीक है, on honor of होशंग शाह who holds a significant position, ठीक है, in the history of मालवा। मालवा की हिस्ट्री में जिसकी अपनी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन रही है, उसके कारण ये जो होशंग शाह का मकबरा बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, और जब अगर डायरेक्ट वो पूछ ले कि होशंग शाह का मकबरा 3 मार्क्स में, तो सिंपल सा आप क्या लिखेंगे? अगर वो 3 नंबर में डायरेक्टली पूछ लेता है इसको, तो सबसे पहली चीज तो इट इज सिचुएटेड इन मांडू। कहां पर है? मांडू में, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट इन मालवा रीजन, मध्य प्रदेश। ये तो आप पहली चीज लिख ही देंगे, कहां पर स्थित है वो तो आपको पता नहीं, बाकी 1-2 लाइन ये लिख दें, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो 6 मार्क्स, मतलब जैसे अब तो 2020 के सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स और 11 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स। लेकिन जो इस बार का मेंस होने वाला है, 2019 का मेंस की भी डेट नहीं आई है, तो उस हिसाब से अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो वहां पर फिर आपको इसकी जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। तो पहला हमारा कौन सा हो गया? होशंग शाह का मकबरा। Is that clear? चलिए नेक्स्ट लाइन इसमें हम एक और जोड़ सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि द टॉम्ब वाज सो ब्यूटीफुल दैट इट इम्प्रेस्ड, ठीक है, शाहजहां एंड सो ही सेंट फॉर ऑफ हिज आर्किटेक्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। इज दैट क्लियर? मतलब ये इतना ज्यादा भव्य स्मारक है, इतना ज्यादा भव्य अच्छा मकबरा बना हुआ है कि शाहजहां को भी इसने इंप्रेस कर दिया, और शाहजहां ने इसीलिए अपने ताजमहल बनवाने से पहले अपने वास्तुकारों को यहां पर भेज दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कौन सा विजिटिंग प्लेस यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो जहाज महल अभी तक नहीं आया, जहाज महल भी हम पढ़ेंगे। सेकंड यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है जामी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी बोलते हैं, दोनों ही नाम चलते हैं, जामा मस्जिद और जामी मस्जिद
दोनों ही नाम बोले जाते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान रहे, थोड़ा सा मैं आंसर राइटिंग के हिसाब से कंटेंट बता रहा हूं, इसलिए कुछ लास्ट वाले लेक्चर से कुछ डिफरेंट लेक्चर्स ये मेरा रहेगा, क्योंकि मैं यहां पर इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा जो कंटेंट है वो प्रॉपर अवेलेबल हो जाए उसकी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या है इंग्लिश मीडियम में भी, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को पढ़ने में बच्चों को काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं, इसलिए आप बिल्कुल लेक्चर्स जो है उनके पर्टिकुलर नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आपको दिक्कत है आप पॉज कर लें, ठीक है, और बकायदा उतनी देर रुके और वहां नोट्स बनाएं, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि तभी बहुत अच्छे से चीजें कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड है जामी मस्जिद। सेकंड कौन सा है हमारा? जामी मस्जिद। तो सेकंड हमारा जामी मस्जिद है। इज दैट क्लियर? जामी मस्जिद को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जामी मस्जिद जो है नोन एज जामा मस्जिद ऑल्सो, इसे जामा मस्जिद भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जामा मस्जिद भी हम बोलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये जो मस्जिद है इसके बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, बिल्ट इन मुगल स्टाइल। कौन सी स्टाइल में बनाई गई है? मुगल स्टाइल में। ठीक है, बिल्ट इन मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये जो है इसको जो कंप्लीट कब हुई थी? ठीक है, ये कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड कब कंप्लीट हुई हम बता दे रहे हैं, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के टाइम पर कंप्लीट हुई, मतलब उसने कंप्लीट कराई इसको महमूद खिलजी इन 1454। वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटेड महमूद खिलजी इन 1454। लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, द फोर्ट, यहां जो भी ये मस्जिद है, द फोर्ट इज वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अफगान आर्किटेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कौन सा आर्किटेक्चर? अफगान आर्किटेक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और अगर ज्यादा मार्क्स में पूछे तो भी आपको इसके बारे में वर्णन करना रहेगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स में सेपरेट वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। जैसे पहले क्वेश्चन आया है कि मांडू के महलों का वर्णन कीजिए, उसी तरीके से यहां पर भी क्वेश्चन बनेगा। इज दैट क्लियर? या फिर वो घुमा फिरा कर यही पूछ सकता है, घुमा फिरा कर सीधे सीधे पूछेगा कि मांडू में कौन कौन से विजिटिंग प्लेस है, उनका वर्णन कीजिए। ठीक, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ध्यान रहे आपको कि जो जामी मस्जिद है इसके बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज, it is known as Jama Masjid also, built in Mughal style architecture, but the important is, and Mughal style architecture में आपको अफगान आर्किटेक्चर का भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवल इंडिया जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मुगलों का संबंध अफगानिस्तान से रहा है। ठीक है, कंप्लीटेड मोहम्मद खिलजी इन 1554। The fort is one of the finest example of Afghan architecture। और अफगान आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी तुलना की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट मॉस्क, ठीक है, ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दमेकस। दमेस्कस नहीं, दमेकश ऐसे यहां पर साइलेंट होगा, दमेकश। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। किससे इसकी तुलना की जाती है? दमेकस से भी इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड का बहुत ज्यादा लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मॉस्क, अगर आपने सुना हो तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मॉस्क है, ओल्डेस्ट मॉस्क है सॉरी। ठीक है, कौन? दमेकश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीजें आपको जामा मस्जिद के बारे में ध्यान रखनी। हिंदी में हम एक बार बता दे रहे हैं, जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मुगल जो स्टाइल है, मुगल शैली जो है उसमें बना हुआ है। ये जो निर्माण इसका हुआ था, कंप्लीट हुआ था महमूद खिलजी के समय 1554 में। और ये जो स्मारक है, फोर्ट है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसका? अफगान आर्किटेक्चर का, अफगान स्थापत्य कला का। इसकी तुलना जो ग्रेट मॉस्क है, दमेकस जो मॉस्क है, उससे भी की जाती है। आप बताइएगा दमेकस मॉस्क कहां पर है? इज दैट क्लियर? इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। चलिए, 2 चीजें मांडू की कंप्लीट होती है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट बात कौन सी है मांडू में, हम वो देख लेते हैं। ध्यान रहे, थोड़ा सा आप लगेगा आपको कि पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा शायद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है,
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और यहां से आजकल अगर डेप्थ क्वेश्चन बनेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना डेप्थ जाके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी यहां से वो क्वेश्चन इतना डेप्थ जाकर पूछ सकता है, और कई एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। ठीक, थर्ड है आपका अशरफी महल, है ना। कौन से महल की हम बात करें? अशरफी महल की। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं अशरफी महल। अशरफी महल कहां पर है? वही मांडू। ठीक है, अब अशरफी महल के बारे में अगर हम चीजें देखें तो देखो, इस महल को जाना जाता है सोने के सिक्कों का महल भी इसको कहा जाता है, सोने के सिक्कों का महल, ये भी इसको माना जाता है, ये भी इसको कहा जाता है, उपनाम है इसका। ठीक है, ध्यान रखिए, सोने के सिक्कों का महल, है ना। पैलेस ऑफ गोल्ड कॉइन, पैलेस ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है, पैलेस ऑफ गोल्ड कॉइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैलेस ऑफ गोल्ड कॉइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अशरफी महल वाज बिल्ट फेसिंग द जामा मस्जिद, इट्स अप्रोच ऑफ अ नोबल हाइट। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, मैंने जो लाइन नहीं बोली, बस आप तो ध्यान रखिएगा। मेनली सोने के सिक्कों का महल के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन जो मेन लाइन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अशरफी महल का निर्माण मकबरे के तौर पर करवाया गया था, मकबरे के रूप में इसका निर्माण हुआ था, मतलब यहां पर स्पेशली मकबरे का काम चला करता था। लेकिन यह काम कब बंद हो गया? मकबरा कब किसमें परिवर्तित हो गया? तो वो देखिए, मकबरा परिवर्तित हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में पूरा बता दे रहा हूं, फिर उसका हिंदी बताऊंगा। द लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, द लास्ट स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द अशरफी महल, द अशरफी महल, ठीक है, द अशरफी महल वॉज ए, ठीक है, टावर ऑफ, वॉज ए टावर ऑफ विक्ट्री, वॉज ए टावर ऑफ विक्ट्री रेज्ड बाय महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद खिलजी इन 1443 टू, ठीक है, सॉरी, टू कमरेट, ठीक है, टू कमरेट हिज द फॉरेस्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ओरिजिनल मदरसा लैंड। ठीक, ये पूरा है, लेकिन देखिए इतना आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। द लास्ट स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द अशरफी महल वॉज ए टावर ऑफ विक्ट्री रेज्ड बाय महमूद खिलजी इन 1443, ठीक है, ये यहां से हटा दें अपन, सिर्फ मैं यहां पर इतना लिख दूं, ऑन राणा सांगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राणा सांगा पर जो विक्ट्री प्राप्त की थी किसने? महमूद खिलजी ने। उसके उपलक्ष्य में जो इसका मकबरा था, इसको जब बाद में मदरसे में तब्दील किया गया था, मकबरे को बाद में किसने तब्दील किया गया था? मदरसे में। इस मदरसे को इन्होंने विक्ट्री स्तंभ, ठीक है, मतलब विजय स्तंभ के रूप में वहां पर बनवा दिया। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, सोने के सिक्कों का महल, पैलेस ऑफ गोल्ड कॉइन, मकबरा इसके अंदर जो बना उसे फिर मदरसे के रूप में उपयोग करने लगे, और जो मदरसा था उस मदरसे को बाद में महमूद खिलजी ने राणा सांगा पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर दिया। इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको ध्यान रहे, इसके बारे में यही बातें बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा डेप्थ है ना, काफी ज्यादा मेहनत लगी है मुझे भी, और लगती ही है, क्योंकि ढूंढेंगे तो चीजें मिलेंगी। लेकिन अब क्या है ना कि स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, बट मैं चाहता हूं कि आप भी इतनी ज्यादा मेहनत करें। चीजें मिलती हैं, ढूंढने से सब मिलता है। बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ये समस्या है, वो समस्या हम लिख नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब टीचर बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ाए तो बोर भी होने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ने में कई बार समस्या भी आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीएससी मेंस के हिसाब से मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो बता दे रहा हूं, उतना ही डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आपका है जहाज महल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस। कौन सा महल? जहाज महल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज, नाम से स्पष्ट है, आकृति कैसी होगी इसकी? आकृति होगी जहाज नुमा। कैसी आकृति है इसकी? जहाज नुमा आकृति है। ठीक, तो आकृति कैसी हो गई? जहाज नुमा हो गई।
है ना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, दो जलाशयों के बीच में, दो जलाशयों के बीच में बनाया गया है। कितना जलाशयों के बीच में बनाया गया है? दो जलाशयों के बीच में इसको बनाया गया है, इसलिए इसे हम कौन सा महल कहते हैं? जहाज महल। दो जलाशयों के बीच में है, ठीक, बहुत कलात्मक ढंग से बना है। ये लगभग 400 फुट लंबा है, ठीक है, कितना है? लगभग 400 फुट लंबा और लगभग 50 फुट चौड़ा है। आप कभी जाएंगे मांडू तो ये सारी जगह देखेंगे तो अपने आप आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इस महल की छत पर, अब महल की छत की अगर हम बात करें तो इस महल की छत पर बहुत सारे बुर्ज और, ठीक है, बहुत सारे बुर्ज और छज्जे बने हुए हैं। बुर्ज और क्या बने हुए हैं? छज्जे बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर, अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा लाल नीले पत्थरों, लाल नीले पत्थरों, ठीक है, की सजावट आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। किसकी सजावट देखने के लिए मिलेगी? लाल और नीले पत्थरों की सजावट भी यहां पर देखने के लिए आपको मिलती है। ये बातें इसमें बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जहाज महल है, जहाज महल किस किस से रिलेटेड है, ठीक है, और जहाज महल का निर्माण किस किस वजह से, किस तरीके से हुआ है। तो देखो, जहाज महल जो है, इसका निर्माण जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, मांडू का जो सुल्तान रहा है, ठीक है, गियास उद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी, ठीक है, इसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। ध्यान रहे आपको, निर्माण पूछ सकता है, बिल्ट, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग रीन ऑफ मांडू सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, है ना। पहली लाइन में अब यहां पर लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने हिंदी में लिख दिया है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग रीन ऑफ मांडू सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी, ठीक है। इज दैट क्लियर? हु इज बिलीव्ड टू हैव as many as 15,000 women as his consorts, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने इसको क्यों बनवाया था? 15,000 वोमेन, 15,000 वोमेन, ठीक है। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा माना जाता है कि 15,000 वोमेन कॉन्सॉर्ट्स, कॉन्सॉर्ट्स का मतलब यहां पर होता है हरम, मतलब इसको वो हरम की तरह उपयोग करते थे, ठीक है, हरम की तरह उपयोग करते थे। और यहां पर लगभग 15,000 वोमेन, 15,000 औरतों को यहां पर रखा जाता था। इज दैट क्लियर? ऐसा माना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बारे में हम बात करते हैं। हाँ, एक और बात, हियर इज अ वर्ड, अगर यहां हम बात करें तो यहां पर जहाज रिफर्स टू शिप एंड महल रिफर्स टू पैलेस, ठीक है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आपको लिखना तो मैं बता दे रहा हूं, सराउंडेड बाय पॉन्ड वाटर, इज दैट क्लियर? पहली लाइन क्या है? सराउंडेड बाय पॉन्ड वाटर, इट सीम्स टू बी फ्लोटिंग, ठीक है, जेंटली अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। हिंदी में भी इसको सुन लीजिए, फिर से मैं इंग्लिश में एक बार बोल दे रहा हूं। हियर जहाज रिफर्स टू अ शिप एंड महल रिफर्स टू अ पैलेस सराउंडेड बाय पॉन्ड वाटर, ठीक है, इट सीम्स टू बी फ्लोटिंग जेंटली, ठीक है, अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। यहां पर जो बात है, यहां पर यह बोला गया है कि जो जहाज है वो शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, महल जो है पैलेस को। और यहां पर हमने क्या बताया कि ये जो पैलेस है, मतलब ये जो महल है, किससे घिरा हुआ है? तालाब के पानी से घिरा हुआ है। और ऐसा लगता है कि कोई जहाज जो है तालाब के ऊपर तैर रहा हो, इसलिए इसे कौन सा महल बोला गया है? जहाज महल बोला गया है, ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका आर्किटेक्चर कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आर्किटेक्चर यहां पर कैसा है। इसके आर्किटेक्चर में आपको झलक मिलेगी अफगान आर्किटेक्चर की देखने की भी, ठीक है, अफगान आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर भी यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा, हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोपोटामियन जो आर्किटेक्चर है उसकी झलक भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चार चीजें, अफगान आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर एंड मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर, यहां पर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। आर्किटेक्चर का मतलब स्थापत्य कला से रिलेटेड, मतलब अफगान स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला, हिंदू स्थापत्य कला और मेसोपोटामियन स्थापत्य कला जो है उससे रिलेटेड ये जो जहाज महल आपको देखने के लिए यहां पर मिलेगा। ध्यान रहे, मैं इतना ज्यादा डेप्थ, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेंस में मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको चीजें ध्यान रहे, स्पेशली एमपी। ध्यान, मैं हर लेक्चर में एक चीज बोलता हूं, ज्यादा पढ़ लीजिए लेकिन कम मत पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है, बोलते हैं कि नहीं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। मैं मानता हूं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है,
ठीक है, काफी कुछ चीजें आपको छोड़ देनी है, आपको बिल्कुल लिमिटेशंस में पढ़ना है, लेकिन लिमिटेशंस का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजें ही शायद छोड़ दें, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, थोड़ा सा ज्यादा भी पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कम पढ़ लिया तो नुकसान ही नुकसान है। क्लियर? जैसे जिन लोगों को ज्यादा अच्छे से अपनी रैंक लगानी है और जिनको ज्यादा अच्छे से तैयारी बहुत अच्छे से स्तर पर लेकर जानी है, उनको लगभग इतना पढ़ना ही पड़ेगा, और ये कोई बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं है, जितना काम की चीजें उतनी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए, आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, इसी में आता है हिंडोला महल। नेक्स्ट कौन सा महल है? हिंडोला महल। नाम से स्पष्ट हो रहा है, हिंडोला महल, ठीक। हिंडोला मतलब आकृति कैसी होगी? अब आप कभी जैसे देखें तो आप गूगल पर सर्च कर देखिएगा हिंडोला महल, आपको महल दिखाई देगा, बड़ा ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत बढ़िया महल है हिंडोला महल, ठीक। तो नाम से शो हो रहा है कि आकृति कैसी रहेगी, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं मेन मेन चीजें क्या है। तो नेक्स्ट कौन सा महल है हमारा? 5th पॉइंट, ठीक है, हिंडोला महल। कौन सा महल है? हिंडोला महल, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा महल हो जाता है? हिंडोला महल हो जाता है। तो हम देखते हैं हिंडोला महल, ठीक है, या हिंडोला पैलेस, ठीक। हम इसके बारे में देखें तो देखिए नाम से शो है। सबसे पहली चीज, स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, स्थापत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, मतलब बहुत ही अद्भुत है अपने आप में, मतलब एक ही, एक दो और है जगह कौन सी जगह बताऊंगा मैं इसके जैसे कहां पर है, ठीक है। और इसको माना गया है कि जो मालवा के सुल्तान थे, इसे मालवा के सुल्तानों का दीवाने खास माना गया है। क्या माना गया है? दीवाने खास, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर मीटिंग्स वगैरह आयोजित होती थी, मतलब मीटिंग हॉल हम मैं कह सकता हूं सीधे सीधे, ठीक है। जो मीटिंग हॉल है वो इसको यहां पर मालवा के सुल्तानों का माना गया है। इज दैट क्लियर? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना और मालवा के सुल्तानों का दीवाने खास इसको माना गया है, ठीक। अब इस पैलेस को कौन सा पैलेस बोलते हैं? स्विंगिंग पैलेस। ध्यान है, कौन सा पैलेस? स्विंगिंग पैलेस। नाम से शो हो रहा है हिंडोला महल, तो कौन सा पैलेस? स्विंगिंग पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है ना, और दरबार, हम यही बोल सकते हैं लार्ज मीटिंग हॉल और दरबार, ठीक है, दोनों चीजें से रिलेटेड रहा है, लार्ज मीटिंग हॉल भी और क्या, दरबार भी। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और मैं इसको कुछ बता दे रहा हूं, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। द हिंडोला महल माइट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग, हिंदी में बताऊंगा मैं इसका, चलो मैं थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। द हिंडोला महल, ठीक है, द हिंडोला महल माइट हैव, ठीक है, बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ होशंग शाह, अबाउट 1425, ठीक है, बट may date to the end of the 15th century, during reign of Ghiyas-Uddin, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आंसर राइटिंग करते समय काम आएगी। हिंदी में थोड़ा सा सुन लीजिए। जो हिंडोला महल है, माना जाता है कि उसका निर्माण हुआ है, किसके शासनकाल के समय निर्माण प्रारंभ हुआ? होशंग शाह, ठीक है, और गियासुद्दीन के समय उसका निर्माण कंप्लीट माना गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके समय निर्माण प्रारंभ हुआ और इसके समय निर्माण कार्य कंप्लीट माना जाता है 15th सेंचुरी में, ठीक, एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब इस 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग ही मान ले 425, 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उसका निर्माण प्रारंभ होता है और इस समय उसका निर्माण कंप्लीट होता है, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं कि जल्दी से निर्माण कर दे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। चलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हिंडोला महल
अपनी अद्भुत आकृति के कारण जाना जाता है, उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मालवा के सुल्तानों का दीवाने खास मतलब मीटिंग हॉल, लार्ज मीटिंग हॉल, दरबार ये बोला जाता था। इसको स्विंगिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदी में बता चुका हूं, ठीक है, इज दैट क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इसके बाद हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम आगे। और हाँ, एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, इसको टी शेप माना गया है। कौन सा शेप? टी शेप, मतलब टी की तरह। जो आपका टी है कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी शेप माना गया है। ध्यान रखिए, ये वाली लाइन में आप लिख लें, मतलब इसको किसकी तरह माना गया है? जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर टी है उसकी तरह इसको माना गया है, मतलब उसका जो आकार है उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक, मतलब थोड़ा सा ऐसा है, इस टाइप का आकार इसका दिखाई देता है। ठीक है, बीच में झरोखों के इस टाइप से बने हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, है ना? तो ध्यान रहे कैसा है, टी शेप माना गया है। ठीक, चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। द ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हिंडोला महल, द एग्जैक्ट, ठीक है, द ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हिंडोला महल कैन बी फाउंड इन द फोर्ट ऑफ वारंगल इन द डेक्कन। फोर्ट ऑफ वारंगल इन द डेक्कन, ध्यान रहे, फोर्ट ऑफ वारंगल इन डेक्कन। जो वारंगल फोर्ट है उसके अंदर भी एग्जैक्ट हिंडोला महल जैसी कॉपी देखने के लिए मिलती है। ध्यान रहे ये बात आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो फोर्ट ऑफ वारंगल जो है इन डेक्कन, वहां पर भी हिंडोला महल जैसी आकृति, मतलब जो दक्कन में जो वारंगल का जो किला है वहां पर भी इसके जैसी आकृति हमें देखने के लिए मिलती है। चलिए 6 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? बस जल्दी होने वाला है मांडू। बाज बहादुर महल। कौन सा महल है? बाज बहादुर महल। बाज बहादुर महल जो है, ठीक है, बाज बहादुर क्यों बहुत ज्यादा फेमस रहे? रानी रूपमती, इन दोनों का महल यहां पर है। रानी रूपमती पवेलियन भी यहां पर है, रानी रूपमती पवेलियन या रानी रूपमती झरोखा, 7 नंबर में इसको दे रहा हूं, रानी रूपमती पवेलियन। इन दोनों के प्रेम के चर्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा मांडू की कथाओं में देखने के लिए मिलते हैं। किसके? बाज बहादुर और रानी रूपमती। तो बाज बहादुर महल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाज बहादुर जो थे, बाज बहादुर महल जो है रानी रूपमती का जो महल है वहां से सीधे दिखाई देता है, उसके पहले पड़ता है। जब आप कभी मांडू जाएंगे तो आप देखेंगे तो उसके पहले आपको बाज बहादुर महल दिखाई देगा। ठीक, अपने छोटा महल है बट अपने आप में बहुत अच्छा एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि मांडू को महलों का शहर, महलों का नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो बाज बहादुर महल, बाज बहादुर महल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मालवा सल्तनत जो बाज बहादुर, उसी के समय इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1555 टू 1562 के आसपास। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है बाज बहादुर जो है अपनी रोमांटिक लव स्टोरी रानी रूपमती के साथ, जो इसकी रोमांटिक लव स्टोरी है उसके लिए इसको जाना जाता है। और ये जो महल है, इस महल के अंदर अगर आप देखेंगे, आप जाएंगे तो आपको बीच में एक हॉल टाइप दिखाई देगा, ठीक, खाली पोर्च वगैरह दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? बाकी आसपास जो है पूरी दीवारें हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई आपको दिखाई देंगी। तो बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में पता करना भी नहीं है, बस 1-2 लाइन ही आपको लिखनी है, उसमें ध्यान रहे। नेक्स्ट है रूपमती झरोखा या रूपमती पवेलियन या रूपमती महल। ठीक, 7, उसके बारे में बता दे रहा हूं। रूपमती महल जो है पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, ठीक है, पीक ऑफ द हिल, उसकी शिखर पर बना हुआ है। और वहां से 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से उसको सीधे बाज बहादुर का महल भी दिखाई देता था और वहां से उसको नर्मदा दर्शन भी होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा दर्शन, क्योंकि रानी रूपमती नर्मदा दर्शन की बहुत ही ज्यादा एक अनुयायी थी। वो नर्मदा को जो है उनकी पूजन जो है डेली किया करती थी। इज दैट क्लियर? इसलिए जो उन्हीं के लिए जो रानी रूपमती महल है वो काफी ऊंचाई पर बनवाया गया और वहां से दोनों जगह, एक तो बाज बहादुर महल का भी दिखाई देता था, बाज बहादुर महल जो है वो भी दिखाई देता था, और नर्मदा की पूजा भी आसानी से कर लिया करती थी। ठीक, तो ये 7 चीजें हैं मांडू में जिनके बारे में आपको इन डिटेल ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी 7 चीजें हैं जिनके बारे में आपको डिटेल ध्यान रखना, मैं कंप्लीट आपको यहाँ पर बता चुका हूं। चलिए, इसका अगला क्या है? अगला आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, मांडू यहां पर कंप्लीट होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 मार्क्स के हिसाब से जो
19 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स के हिसाब से जो क्वेश्चन अगर आ सकते हैं कि मांडू के महलों का वर्णन कीजिए या मांडू में जो स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं उनका वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग बिल्कुल करें, लेक्चर को देख लें और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। प्लस जो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो फैक्ट्स आप वन डे एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका जो प्रीलिम्स वगैरह है उसके हिसाब से आप चीजों को देख लें कि हाँ यहां से इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और पुराने कई समय पर क्वेश्चन यहां से पूछे भी गए हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है अगला पड़ाव। मांडू से ही हम कहां पहुंचते हैं? महेश्वर ना। मांडू से हम कहां पहुंच रहे हैं? हम महेश्वर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मांडू था मालवा में, महेश्वर आता है निमाड़ में। कहां आता है महेश्वर? निमाड़ में आता है। इज दैट क्लियर? ध्यान रहे, महेश्वर कहां आता है? निमाड़ रीजन में आता है, यह मालवांचल रीजन में नहीं है। इसके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खरगोन। महेश्वर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। इज दैट क्लियर? ध्यान है, निमाड़ अंचल में और खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन बात है, वो कौन सी है कि जो महेश्वर है वो भी नर्मदा नदी के किनारे पर ही स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। जो मेन बेसिक चीजें हैं पहले मैं वो बता दे रहा हूं उसके बारे में। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, इसके अलावा महेश्वर जो है वो कला, संस्कृति, ठीक है, इतिहास, ध्यान है, कला, संस्कृति, इतिहास, ठीक, और धार्मिक पवित्र स्थल भी है। मतलब कला से भी जुड़ा हुआ है, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इतिहास संस्कृति, ठीक है, और धार्मिक पवित्र स्थल है। तो कला और संस्कृति दोनों से जुड़ा हुआ है। कला संस्कृति की अगर बात करें तो कला में यहाँ के जो बुनकर है काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ की जो महेश्वर की साड़ियां हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है। और आप देखेंगे तो, ठीक है, मनमोहक पल्लो वाली साड़ियां होती है यहाँ पर। इनका जो पल्लो है बहुत ज्यादा मनमोहक होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ की साड़ियां जो है मनमोहक पल्लो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो कला एंड संस्कृति की अगर बात करोगे तो महेश्वर का उल्लेख जो है कहीं ना कहीं रामायण, ठीक है, और महाभारत, इन दोनों जगहों पर इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्राचीन नगर बोलते हैं। बहुत ही प्राचीन नगर है, बहुत ज्यादा एंशिएंट शहर इसको माना गया है। किसको? महेश्वर को। बहुत ही ज्यादा प्राचीन नगर, एक उज्जैन और दूसरा महेश्वर। इसलिए महेश्वर का जो पुराना नाम है वो मिलता है महिष्मती। क्या मिलता है? महिष्मती। यहाँ की किंवदंतियां, यहाँ की कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो महिष्मती, किसका पुराना नाम है? महिष्मती का। ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जिनके माध्यम से कभी अगर टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए आ जाए तो एटलीस्ट आप लिख सके। देखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का भरोसा नहीं है। वो आपसे पूछ सकता है कि मालवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। वो पूछ सकता है निमाड़ अंचल में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए, ये भी हो सकता है। निमाड़ अंचल में बड़वानी, बावन गजा आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओमकारेश्वर आप पढ़ने वाले हैं, खंडवा, अनवंतिया टापू आप पढ़ने वाले हैं, सब होने वाले हैं। इसके बाद मैं ओमकारेश्वरी पढ़ाऊंगा आपको। तो वो रीजन के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ सकता है, ठीक, कि कौन से क्षेत्र में कौन से पर्यटन स्थल है उनके बारे में लिखिए। क्योंकि हर बार आपने मेंस के एग्जामिनेशन में नोटिस किया होगा कि पर्यटन स्थलों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया है। हालांकि ये सबसे लास्ट का टॉपिक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि लास्ट में इसको पढ़ाना रहता है, लेकिन मैंने पहले इसको इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, कितना कितना ज्यादा पढ़ना हमें पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इसके बाद जो अगले टॉपिक्स हैं मैं वही पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का इतिहास एंड सारी चीजें बिल्कुल आप पढ़ने वाले हैं। वहां पर भी मैं आपको क्वेश्चंस बताते चलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आगे आ सकते हैं। तो महेश्वर के बारे में इतनी चीजें। इसके बाद ये तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री की बात। इसका महेश्वर की अगर हम बात करें तो महेश्वर जुड़ा हुआ है देवी अहिल्याबाई से। देवी अहिल्याबाई, ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर, इनकी राजधानी कौन सी रही है? महेश्वर रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर से महेश्वर जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर को माना गया, महेश्वर को माना गया कि महेश्वर है ही। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं यहां पर आगे। चलिए, कुछ और चीजें हैं जो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं और कुछ और चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेन मैं आपको कर दे रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले लिख सके। ठीक है, देखो, इट इज अ टाउन इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सॉरी, ये मध्य प्रदेश है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक टाउन है। ठीक है,
द टाउन लाइज ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ध्यान रहे, फिर से आप सुनते जाइएगा। इट इज अ टाउन इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द टाउन, ठीक है, लाइज ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मालवा ड्यूरिंग द मराठा होलकर। इज दैट क्लियर? ये मालवा की कैपिटल रही है, मतलब राजधानी रही है, किसके समय? होलकरों के समय। इज दैट क्लियर? इट वॉज द सिटी ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर। ये अहिल्याबाई होलकर की सिटी माना गया है। ठीक है, तो जो एपिक महाभारत है, उस महाभारत में इसका जो नाम कहीं देखने के लिए मिलता है वो क्या है? महिष्मति। तो इट वॉज ऑल्सो नोन एज महिष्मति इन व्हाट? महाभारत। मतलब महाभारत में महिष्मति के नाम से भी इसको जाना गया है। इज दैट क्लियर? कुछ और चीजें महेश्वर के बारे में देखिए। महेश्वर में जगह कौन कौन सी स्थित है वो बता दे रहा हूं। महेश्वर में एक तो फोर्ट है, देवी अहिल्याबाई का किला। यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्शनीय है, उनका वर्णन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि महेश्वर से ऐसे क्वेश्चंस बनते भी नहीं है और आपको वर्णन करना भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पर है। राजराजेश्वर टेम्पल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कुछ और जो चीजें हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है देखिए आप। राजराजेश्वर टेम्पल पर सबसे पहले देवी अहिल्याबाई का किला है ना, देवी अहिल्याबाई का किला, देवी अहिल्याबाई का किला यहां पर है। ठीक, बहुत अद्भुत किला है। जब आप कभी जाएंगे महेश्वर तो आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत और बहुत रमणीय स्थल इसको माना गया है। काफी ज्यादा अच्छा ये स्थल है। ठीक, महेश्वर। चलिए देखते हैं इसी में अब आगे और भी कुछ टेम्पल है। राजराजेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल, और नाम से शो हो रहा महेश्वर मतलब भगवान शंकर से, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड। राजराजेश्वर टेम्पल यहां पर है। काशी विश्वनाथ टेम्पल यहां पर है। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल यहां पर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसके अलावा चतुर्भुज टेम्पल भी यहां पर है, चतुर्भुज टेम्पल यहां पर है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो नरसिंह टेम्पल यहां पर है, नरसिंह टेम्पल यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बनेश्वर टेम्पल है, बनेश्वर टेम्पल है ना। कौन सा टेम्पल है? बनेश्वर टेम्पल। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इसमें दो और मंदिर है, विठलेश्वर और अहिलेश्वर। दो और मंदिर यहां पर है, एक तो विठलेश्वर मंदिर है, ठीक है, और एक अहिलेश्वर मंदिर है, अहिलेश्वर। ठीक है, विठलेश्वर और अहिलेश्वर, ये दोनों मंदिर भी यहां पर पाए जाते हैं। तो इतनी चीजें महेश्वर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। देवी अहिल्याबाई का किला, राजराजेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, नरसिंह मंदिर, ठीक है, और बनेश्वर मंदिर, विठलेश्वर मंदिर और अहिलेश्वर मंदिर यहां पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक, और एक और बहुत ज्यादा फेमस यहां पर टेम्पल है, वह सहस्त्रार्जुन टेम्पल या सहस्त्रार्जुन मंदिर। ध्यान रखिएगा, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्र, ठीक है, अर्जुन, सहस्त्रार्जुन टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस टेम्पल यहां पर माना जाता है। सहस्त्रार्जुन वो व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रार्जुन जी जो थे, इन्होंने नर्मदा के पानी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। ऐसा क्यों जानते हैं, जो भी रहा हो, ठीक है। ये जो एंशिएंट हमारा हिस्ट्री है उसमें देखने के लिए मिलता है, जो वैदिक पीरियड वगैरह उसमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सहस्त्रार्जुन जो थे उन्होंने नर्मदा के पानी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। फिर उस समय उस पानी को रोकने की वजह से नर्मदा आगे सूख गई थी, और वहां पर उस सूखी हुई जगह पर रावण ने भगवान शिव की पूजन करने का विचार बनाया और वो भगवान शिव की पूजन करने लगा। ठीक, और जैसे वो पूजन करने लगा, उसकी पूजन पूरी नहीं हुई, उन्होंने उस पानी को, जो रोका हुआ पानी था, उसको छोड़ दिया, और उसकी वजह से रावण बहने लगा, और फिर इन दोनों में काफी भयंकर युद्ध हुआ और रावण को उन्होंने कहीं पराजित भी किया। ऐसा माना गया है सहस्त्रार्जुन के बारे में। ठीक है, तो मेन बात जो मैंने थी वो यहाँ पर आपको बता दी है कि मेन चीजें कौन सी महेश्वर के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, कला संस्कृति दोनों से रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी अच्छा खासा रिलेटेड है। ठीक, और जब मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री तो देवी अहिल्याबाई के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन मैंने टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से आपको यहाँ पर महेश्वर समझाया है कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से उसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद आपको कौन सा क्या आता है, ओमकारेश्वर। ध्यान रखें, महेश्वर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, खरगोन, और ओमकारेश्वर है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ओमकारेश्वर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखें, खंडवा और खरगोन कौन से जिले हैं, सुनहरे जिले हैं मध्य प्रदेश के, है ना। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, सुनहरे जिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन काफी अच्छे तरीके से होता है। कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन। साधारण काली मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र अच्छा खासा बहुल क्षेत्र है। जैसे खरगोन, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, खरगोन में होता है। कपास अनुसंधान केंद्र भी वहीं पर है,
ठीक है, तो खंडवा खरगोन दोनों को मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले बोला जाता है। एग्रीकल्चर के मामले में काफी ज्यादा डेवलप्ड दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, इसलिए इन दोनों को कौन से जिले बोला जाता है? सुनहरा जिले बोला जाता है। हालांकि जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है साथियों? खंडवा जिले में आता है ओमकारेश्वर। ठीक, उसके बाद वही नर्मदा नदी के किनारे पर है। ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी। निमाड़ अंचल में ही आता है। कौन से अंचल में है? निमाड़ अंचल में। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। क्या है यहाँ पर? ज्योतिर्लिंग। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दो ही जगहों पर ज्योतिर्लिंग है, एक तो ओमकारेश्वर और दूसरा कहां पर? उज्जैन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर ज्योतिर्लिंग है, तो मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर ज्योतिर्लिंग है? 2 स्थानों पर। मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक तो ओमकारेश्वर और एक उज्जैन। तो ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा नदी, निमाड़, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार जो है ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ओमकारेश्वर ऐसा स्थल है, ठीक, जो रिवर आइलैंड होता है। ठीक है, जो नदी द्वीप होता है, जैसे माजुली द्वीप आपने सुना होगा, तो जो नदी द्वीप है उस नदी द्वीप पे कहीं ना कहीं ओमकारेश्वर स्थित है। इज दैट क्लियर? ओमकारेश्वर एकमात्र ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जो नदी द्वीप पर स्थित है, मतलब रिवर आइलैंड पर स्थित है। रिवर आइलैंड ओमकारेश्वर माना गया है। इज दैट क्लियर? और ओमकारेश्वर का जो पुराना नाम है वो पुराना नाम इसका मानधाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मानधाता शैली का ही जो है मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसका जो ओल्ड नाम है वो मानधाता नाम है। आदि शंकराचार्य से रिलेटेड ये रहा है ये जगह। ठीक, और शंकराचार्य की काफी बड़ी मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है ओमकारेश्वर में ही। पवित्र मध्य प्रदेश शासन ने इसको पवित्र नगर की संज्ञा भी दे दी है। इज दैट क्लियर? ये कुछ मेन बातें थी ओमकारेश्वर के बारे में जो आपको इतनी ही ध्यान लगभग रखनी है। इज दैट क्लियर? चलिए अगले लेक्चर में हम इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लेक्चर पहले के लेक्चर से डिफरेंट है क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत ना है, इसलिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पर आपको और भी इलेबरेट कर बता दी है। ठीक है ना? आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे तरीके से एंजॉय हो रहा होंगे, कर रहे होंगे आप, और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए निरंतर और नोट्स अच्छे से बनाइए। और कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो बेसिकली प्रॉब्लम्स को अपनी डायरी वगैरह में नोट करें, एंड जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए वहां डिस्कस करें, या फिर मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर चीजों को पूछ लें कि सर यहाँ दिक्कत है, इसको कैसे क्या करना है, और पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।